Hello everyone. Today we are going to discuss about advantages and limitations या disadvantages of nuclear energy. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वी टॉक्ड अबाउट बायोमास एनर्जी, other forms of renewable energy like biomass energy and solar energy, wind energy, and all those kind of things. So now it's time to discuss about advantages and disadvantages of that nuclear energy. तो क्यों न्यूक्लियर एनर्जी में क्या-क्या लिमिटेशंस आ रही है, क्यों हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और क्या-क्या इसके एडवांटेजेस है, क्यों हम इसे यूज़ करना चाहते हैं? Sorry. Okay. Now moving on to the first advantage, that is nuclear energy is much more cost effective when compared to coal. अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में न्यूक्लियर एनर्जी जो है इट इज़ कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली. क्यों? क्योंकि अगर हम कोयले की बात करें तो बहुत कम अमाउंट का जो कोयला है वो एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे टाइम के बाद वो फॉर्म होता है और उसके बाद जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसके बाद उसमें से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है एंड दैट अल्टीमेटली कॉज क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ये सब चीज़ें जो होती है इन्वायरमेंट को जो इम्पैक्ट करती है, तो ओवरऑल कोल जो है हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है कंपेयर टू न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज कंपेरेटिवली क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकेंड एडवांटेज इज इट डज नॉट यूज एज मच एज फ्यूल इन द प्रोसेस. अब जितना फ्यूल या अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे कितना किलो जूल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी एनर्जी आपको मिल रही है ना. तो अगर आप कंपेयर करो तो अगर आप 1 किलो न्यूक्लियर एनर्जी को एक तरीके से यूज़ करते हो एनर्जी प्रोसेसिंग के लिए, या आप कोयले को जलाते हो एनर्जी प्रोसेसिंग के लिए, तो कोयला बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा, मतलब रॉ मटेरियल अगर है तो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा और एनर्जी उससे कम मिलेगी कंपैरेटिवली. लेकिन वहीं अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करो तो क्या उसमें यूज़ होता है, न्यूक्लियस यूज़ होता है, न्यूक्लियाई यूज़ होती है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन और फिजन होता है और उसमें इमेंस अमाउंट में क्या होती है, हीट एनर्जी और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है ना. यही होता है ना. अगर हम देखें तो बहुत न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, तो बहुत कम अमाउंट में हमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. बट अगर हम दूसरे केस पे देखें तो अगर आप फॉसिल फ्यूल की बात करें या अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप कोयला यूज़ करेंगे तब जाके आपको उतनी भी एनर्जी नहीं मिलेगी जितना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी. सो दिस इज़ द थिंग, ये इसका एडवांटेज है कि बहुत कम अमाउंट में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है. थर्ड वन इज इट प्रोड्यूसेस लेस वेस्ट एंड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक. अब वही जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीन फ्यूल है ना, इसलिए रिन्यूएबल में भी कंसीडर किया गया है. इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं हो रहा है, कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही है विच इज़ नॉक्शियस. सो कंपैरेटिवली जो है ये कम वेस्ट को प्रोड्यूस करता है. हालांकि रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है लेकिन वो एक अलग तरीके का, उसको हम फिर उसी तरीके से ट्रीट करते हैं. बट हाँ, क्लाइमेट चेंज में इसका कोई रोल नहीं है. सो लेस वेस्ट इससे रिलीज होता है और ये कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी सूट या कोई भी स्मोक या कोई भी ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस नहीं करता है. सो न्यूक्लियर एनर्जी कोई भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड में या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है. ये बात बोली गई है. फोर्थ एडवांटेज अगर हम इसके देखें, सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है यूजुअली क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है. अगर हम थर्मल स्टेशन की बात करें, थर्मल स्टेशन कौन से होते हैं, थर्मल पावर प्लांट कौन से होते हैं, थर्मल पावर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं या वो स्टेशंस होते हैं या वो बिल्डिंग्स होती हैं या वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर कोयले को जला के बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है. यानी कि जब कोयले से या फॉसिल फ्यूल यानी कोयले से जब बिजली बनाई जाती है स्टीम, ये हमने बात की है जब हमने फॉसिल फ्यूल की बात की थी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया. तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है ना. कोयले को जलाया जाता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है, जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जो थर्मल स्टेशन है वहाँ पे कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है. दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियाई का फ्यूजन और फ्यूजन से एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है. अगर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें तो यूजुअली कम जगह घेरते हैं या कम्पैक्ट होते हैं. कम्पैक्ट मतलब बहुत कम जगह में बन जाता है, बहुत कम जगह में आ जाते हैं. लेकिन थर्मल पावर स्टेशंस को ऑपरेट होने के लिए, मशीनरीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो बात बोली गई. तो इसलिए भी ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाता है कि इनको कम मशीनरी, कम जगहें और कम एक तरीके से दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, कम स्पेस में इनकी मशीनरीज आ जाती हैं.
ऑल्दो अगर बात करें इनिशियल कैपिटल की, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें, क्योंकि जो मशीनरीज होंगी वो भले ही कॉम्पैक्ट है लेकिन वो एडवांस होंगी, है ना? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल जो है एक ऐसा फ्यूल है जिसमें बड़ा यू कैन से कि बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, मैन पावर के टर्म्स में, मशीनरीज के टर्म्स में, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ कहीं ना कहीं वी आर डीलिंग विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इनिशियल कैपिटल जो होती है, इनिशियल जो पैसा खर्च होता है मशीनरीज को लाने में, क्योंकि मशीनरीज बहुत कॉस्टली होती है, स्किल्ड मैन पावर हमें चाहिए होती है, तो वो काफ़ी हाई जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी काफ़ी हाई जाती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बाद में ओवरऑल लो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो जितना हमने लगाया है इनपुट, उससे ज़्यादा हमें आउटपुट इसका मिल जा रहा है, तो इसलिए रिलेटिवली कम हो जाती है कॉस्ट। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ तो क्या-क्या लिमिटेशंस है या क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसे लिमिट कर रही हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ होने से लिमिट कर रही हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है और ये एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि इसमें एटम की न्यूक्लियस इन्वॉल्व होती है, न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होती है, एटम इटसेल्फ इज अ वेरी टाइनी थिंग्स। सो फिर जब हम न्यूक्लियस लेवल पे आ जाते हैं, न्यूक्लियाई लेवल पे आ जाते हैं, तो उस पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो वो भी हमें स्किल्ड चाहिए, तो एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस ही हो जाता है। फर्स्ट अगर लिमिटेशंस है तो देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ रेडिएशन डेंजर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ होता है जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ऊपर हमने पढ़ा था यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, सीज़ियम है, थोरियम है। सो ये सभी एलिमेंट्स इसमें यूज़ हो रहे थे और ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब यहाँ से रेडिएशंस रिलीज़ होती है कंटिन्यूअसली। और वो जो रेडिएशंस होती है वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है ना कि वो हमारी स्किन के अंदर से पेनिट्रेट करके हमारे डीएनए को, समझ रहे हो? हमारी सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है ना, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसको ऑल्टर करने की, उसमें चेंजेस लाने की क्षमता ये रेडिएशंस रखती है। तो कितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस होंगी और कितनी ज़्यादा डेंजरस होंगी। तो जो रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर एनर्जी से निकलती हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर तक हमें कॉज कर देती है, मतलब जीन्स को चेंज करने की क्षमता रखती हैं, और जीन जब चेंज होती है तो कुछ भी उससे डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड वन इज जो इनका स्टोरेज है, न्यूक्लियर वेस्ट का जो स्टोरेज है, ये दैट कैन लीड टू डिजास्ट्रस इफेक्ट एंड इफ नॉट डिस्पोज्ड और स्टोर्ड इन अ प्रॉपर मैनर। तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है, या जब हमने न्यूक्लियर प्रोडक्शन किया है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन किया है, जैसे न्यूट्रॉन का हम बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे एलिमेंट्स पे, तो अब वहाँ से जो भी वेस्ट रिलीज होगा, अगर उसको बहुत इफेक्टिवली अगर उसको डिस्पोज नहीं किया गया या उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया, तो वहाँ से भी फिर रेडिएशंस रिलीज होती हैं या रेडियो एक्टिव वेव्स रिलीज होती हैं, और वो अल्टीमेटली क्या करता है, वेस्ट भी क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यहाँ पे एक टास्क बन जाता है कि हमें वेस्ट को अच्छे तरीके से डिस्पोज करना ही है। दैट इज, अगर हम बात करें यूरेनियम स्टोक्स की, सो यूरेनियम स्टोक्स जो है वो अबंडेंट अमाउंट में है, इट मे एग्जॉस्ट वन डे, दैट्स विल मेक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑब्सीलेट। ऑब्सीलेट मतलब कहीं ना कहीं लिमिटेड बना देता है। अब जैसे यूरेनियम के स्टॉक्स हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, सो यूरेनियम इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये यूज़ होता है किसमें, न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में। सो जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलता है यूरेनियम। सो इंडिया में अगर हम इसकी बात करें, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, जो कि 4 अक्टूबर 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और अगर हम बात करें इंडिया में यूरेनियम की माइंस या यूरेनियम के रिजर्व्स कहाँ-कहाँ हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में है यूरेनियम माइन, तुम्मालपले यूरेनियम माइन करके है, तो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा झारखंड में है और कुछ और जगहों पे भी है, जैसे मेघालय में भी कुछ जगहों पे यूरेनियम के रिजर्व्स हैं। सो अगर हम देखें तो और ये एक तरीके से नोट कौन करता है और ये पता कौन लगाता है, तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 4 अक्टूबर 1967 में स्टैब्लिश हुई थी एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम, और इन कंट्री, हमारे कंट्री में, इंडिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि यूरेनियम कहाँ कहाँ पे उसके रिजर्व है, कैसे उससे माइनिंग की जाए, कैसे यूरेनियम को निकाला जाए। तो हालाँकि जो यूरेनियम के स्टॉक्स हैं कंपैरेटिवली वो बहुत अबंडेंट अमाउंट में हमारे इंडिया में हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बनते रहेंगे, है ना? वो भी एक दिन क्या हो जाएँगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, और यही कारण है, यही वजह से ये जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, इसी की वजह से कहीं न कहीं
कंप्लीटली रीन्यूएबल में नहीं हम इसको रखते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टेबल है कहीं न कहीं ये, और ये इसको क्या कर देती है, लिमिट कर देती है। फोर्थ, अगर इसका लिमिटेशन देखें तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि आंध्र प्रदेश में है कुछ, मेघालय में मिला, फिर उसके बाद कुछ यूरेनियम के स्टोक्स जो हैं वो झारखंड में मिले, तो ओवरऑल कंट्री में नहीं है। सो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ओवरऑल कंट्रीब्यूट अराउंड 2% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। अगर ग्लोबली 100% प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका 2% ही कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो इतना भी हमारे पास स्टॉक नहीं है, मतलब अगर देखें। और अगर इसके अलावा इसे देखा जाए, सो अदर कंट्रीज कौन कौन है, रशिया है, कनाडा है, कजाकिस्तान है, ये सब कंट्री जहाँ पे यूरेनियम के स्टॉक्स हैं। तो यूरेनियम और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं है कि आपको हर देश में मिलेगा, या ऐसा नहीं है आपको हर इंडिया के हर स्टेट में मिलेगा, या हर जगह पे मिलेगा आंध्र प्रदेश में, या पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे है उसको आपको हर जगह पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है वर्ल्ड में ये, और लिमिटेड क्वांटिटी में ये एक तरीके से प्रेजेंट है। सो ये इसका लिमिटेशन हो जाता है। एज वेल एज फिफ्थ वन है, स्टार्टिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए आपको सैलरी भी चाहिए लोगों की, आपको उस तरीके की मशीनरीज भी चाहिए, फिर जो वेस्ट निकल रहा है उससे उसको भी आपको ट्रीट करके इन्वायरमेंट में रिलीज करना है, उसको डंप एक तरीके से प्रोटेक्टिवली करना है। तो इन सभी में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं, क्योंकि यू कैन नॉट यूज़ कोई भी मशीनरी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि यहाँ से रेडिएशंस रिलीज़ हो रही है, और मैंने बताया हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं वो। सो इसीलिए थोड़ा सा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा सिक्स्थ अगर हम बात करें, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ प्लोरिफिलेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो देयर आर एग्जाम्पल कि जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन यानी कि एक तरीके से बढ़ रही है, या प्रोलिफरेट हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, या एक तरीके से वो प्रफुल्ली या एक तरीके से इंक्रीज हो रही है, यू कैन सी। सो दैट इज दैट इज इसके अलावा जो अगर हम देखें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोलिफरेशन अगर इंक्रीज में भी अगर मैं इसको बोलूँ तो रैपिड इंक्रीज इसको बोलेंगे, तेजी से जब कोई बढ़ती है किसी चीज़ का फैलना, हम बोलते हैं कि प्रोलिफरेशन है। सो दैट इज रैपिड ग्रोथ जिसको बोला जाता है। तो कुछ मेजर एक्सीडेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी डेट्स पूछ ली जाती हैं। मैं बताऊंगी सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है। तो तीन मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं। अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में, या जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, या एनर्जी जनरेट होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में मशीनरीज की वजह से, मशीनरीज को ऑपरेट करने की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, या इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, या जो न्यूक्लियर एक तरीके से फ्यूल है उसको मिस हैंडलिंग की वजह से, या उसको प्रॉपरली डंप ना करने की वजह से, किसी भी वजह से जो मशीनरीज में कुछ मल फंक्शन हो जाता है, या फिर वहाँ पे कोई भी कैलामिटी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको न्यूक्लियर एक्सीडेंट बोला जाता है। तो हिस्ट्री के तीन मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर मेंशन है। इसमें सबसे पहला है 3 माइल्स, जो कि 1979 में हुआ था यूएसए में। फिर है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये तो बहुत फेमस है, 1986 में हुआ था यूक्रेन में। फिर है फुकुशिमा डाइची, फुकुशिमा डाइची इसका पूरा नाम है, ये 2011 में हुआ था जापान में, जो कि सुनामी की वजह से हुआ था। जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट या कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे होता है मल फंक्शन मशीनरी में होने की वजह से, किसी भी कैलामिटी के आने की वजह से, किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है, या इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीनरीज की वजह से, या इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल उसकी वजह से। तो अब जैसे फुकुशिमा डाइची की बात करें तो ये जापान में हुआ था, और सुनामी आने की वजह से वो पावर प्लांट जो है ओशन के लाइक ऑन द नियर बाई ओशन होगा, तो सुनामी आने की वजह से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी एक तरीके से आया, एंड ऑल द लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट और वहाँ से जो भी फ्यूल था वो एक तरीके से रिलीज हुआ, और इस तरीके से पूरा एक्सीडेंट स्प्रेड हुआ। तो इसी तरीके से चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, नॉट सुनामी की वजह से नहीं, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर कोज हुआ था। सो इसको अभी आप डेट याद रखेंगे, क्योंकि ये जो तीनों डिजास्टर इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कब हुआ था, कितने कैलामिटी आई थी, कितने लोगों की डेथ हुई, कहाँ पे हुआ था, टाइम ड्यूरेशन क्या रहा था,
और इंसिडेंट क्या हुआ था, क्योंकि ये सब में ये हुआ न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ है, लेकिन रीज़न अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे फुकुशिमा डाइची की बात करें तो सुनामी इज़ द मेन कॉज़। चेर्नोबिल की अगर हम बात करें तो मल फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी आई थिंक ये था। 3 माइल इसका रीज़न दूसरा था। अभी के लिए आप डेट याद रखेंगे 1979 यूएसए में 3 माइल, चेर्नोबिल 1986 में, फुकुशिमा डाइची 2011 जापान में। अच्छा, मैंने क्यों आपको डेट याद रखने के लिए बोला, क्यों आपको ये प्लेस भी लर्न करनी है, इसलिए बोला है क्योंकि जब नेट का पेपर होता है तो सब्जेक्टिव तो नहीं होता है ना, वहाँ पे ये तो नहीं आता कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इंसिडेंट क्या हुआ था, ये नहीं आता है ना। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जानना ज़रूरी नहीं है, ये जानना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे है, क्योंकि अभी टाइम भी कम है। सो फोकस ऑन दैट थिंग और उसी तरीके से चीज़ें करिए, उसी तरीके से चलिए। तो अगर मैं 3 माइल्स की बात करूँ तो डेट याद रखिए 1979 यूएसए में। चेर्नोबिल की अगर मैं बात करूँ 1986 यूक्रेन में। चेर्नोबिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। फुकुशिमा डाइची 2011 में जापान में। सो इनको आप डेट के साथ नाम याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, कभी-कभी ये खाली भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके से। अ, अब जर्मनी ने क्या डिक्लेयर किया था, देखिए इट विल क्लोज ऑल इट्स पावर प्लांट, फ्रांस प्रोड्यूस मैक्सिमम परसेंट ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। तो दो कंट्रीज का डेटा इसमें दिया गया है कि फ्रांस जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो है इलेक्ट्रिसिटी को वो कहाँ से प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से उसकी, या न्यूक्लियर एनर्जी से, या न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न करके वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ओवरऑल उसकी इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी परसेंटेज है उसका, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। इसके अलावा हम इसमें बात कर लेते हैं स्मॉल कंपैरिजन, न्यूक्लियर फ्यूल स्मॉल कंपैरिजन, ये भी एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है कि इसमें बोला गया है कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दे आर इनरिच्ड विद यूरेनियम 235, उसमें 235 यूरेनियम 235 यूज होता है। अच्छा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा फ्यूल, क्योंकि इसके भी आइसोटॉप्स है ना, तो कौन सा फ्यूल जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में यूज़ किया जाता है, तो वो तो हमने पढ़ लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। बट यूरेनियम कौन सा, 235 ध्यान रखेंगे, उसको रिप्रोसेस्ड किया जाता है, फिर रिप्रोसेस्ड होता है प्लूटोनियम 239 में एज फ्यूल इन यूरेनियम प्लूटोनियम साइकिल, मतलब हम यूरेनियम पे बोम्बार्डमेंट करते हैं ना, सो दैट इज उसको बोला गया यूरेनियम प्लूटोनियम साइकिल में ये प्लेटियम बन जाता है। ओनली अ हैंडफुल हैव यूज्ड थोरियम, कुछ अमाउंट में थोरियम यूज़ किया जाता है। थोरियम जो है विल नॉट स्प्लिट एंड रिलीज एनर्जी, थोरियम इटसेल्फ जो है वो एनर्जी में एनर्जी नहीं, मतलब इट विल नॉट स्प्लिट एंड रिलीज द एनर्जी, रादर क्या होगा, देखो अब यहाँ से इसको ध्यान से पढ़ो। व्हेन इट इज एक्सपोज टू न्यूट्रॉन इट विल अंडरगो अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। होता क्या है कि थोरियम जो है स्प्लिट नहीं हो रहा है, स्प्लिट नहीं होता है, और एनर्जी ऐसे नहीं कि थोरियम का न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट होगा और एनर्जी रिलीज होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। थोरियम पे जब क्या होता है कि थोरियम को जब एक्सपोज किया जाता है और न्यूट्रॉन का जो बोम्बार्डमेंट किया जाता है उस पे, सो इट विल अंडरगो अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो उसमें क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन का बोम्बार्डमेंट किया जाता है तो बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और इट इवेंचुअली इमर्जेस एज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एंड देन वहाँ से क्या, ये जब टूटता है तो क्या होता है, यूरेनियम के आइसोटोप्स में एक तरीके से कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233, है ना, विच विल रीडली स्प्लिट एंड रिलीज एनर्जी नेक्स्ट टाइम। अब जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा, अब यूरेनियम बहुत आसानी से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, यूरेनियम रीडली आसानी से स्प्लिट हो जाता है और क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से स्प्लिट होगा एंड फिर से एनर्जी रिलीज करेगा, सो दैट इज, सो इसीलिए यूरेनियम को क्या गया फर्टाइल फ्यूल, जबकि यूरेनियम 233 को कहा गया फिजाइल फ्यूल, समझे। अच्छा देखिए, फिजाइल फ्यूल में क्या होता है, फिजाइल फ्यूल इज समथिंग जिसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो वो टूट जाए, ठीक, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो और वो टूट जाए, सो दैट इज, सो इसमें आप नाम याद रखेंगे कि कौन सा जो फ्यूल है वो फिजाइल है और कौन सा जो है फर्टाइल है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। फर्टाइल और फिजाइल जो है दो इम्पोर्टेंट टर्म हैं। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, वापस से इन टर्म्स को पढ़ते हैं। देखिए ये टर्म्स है यहाँ पे, दो टर्म है, पहला है फर्टाइल और दूसरा है फिजाइल। तो क्या होता है फर्टाइल और क्या होता है फिजाइल, देखिए अगर हम फर्टाइल फ्यूल की बात करें तो फर्टाइल फ्यूल वो मटेरियल होते हैं जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सस्टेन नहीं कर पाते, जबकि वो
टूटते हैं किसमें, फिजाइल फ्यूल में। और जब फिजाइल फ्यूल पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो वहां से फिर क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर मैं फर्टाइल फ्यूल की बात करूँ तो वो है थोरियम 232, यानी कि थोरियम। और अगर मैं यूरेनियम के टर्म्स में बात करूँ, यूरेनियम भी, यूरेनियम का, और यूरेनियम 238 जो है वो क्या है, फर्टाइल फ्यूल है ना। सो थोरियम की जैसे मैंने बात की, थोरियम फर्टाइल है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, थोरियम 232 कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में, है ना। देखिए थोरियम क्या है, थोरियम इज अ फर्टाइल फ्यूल, है ना, जो इट सेल्फ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करता है। रादर जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से यूरेनियम जो 238 है वो कन्वर्ट किस में होता है, प्लूटोनियम। सो यूरेनियम 238 इज अ फर्टाइल फ्यूल, और ये किस में कन्वर्ट होता है, प्लूटेनियम, प्लूटोनियम 239। अच्छा, तो रोल क्या है फिर फर्टाइल मटेरियल का। फर्टाइल मटेरियल का रोल ये है कि फिजाइल फ्यूल से पहले का मटेरियल है, फिजाइल फ्यूल को जन्म ही कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, दैट इज फर्टाइल फ्यूल, इसलिए इसको बोला गया फर्टाइल। अगर हम बात करें फिजाइल की, तो फिजाइल फ्यूल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फिजाइल फ्यूल वो मटेरियल होंगे जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, इनका फिजन हो जाता है, यानी कि जब इन पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग होगी तो ये स्प्लिट हो जाएंगे और क्या होंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, जैसे हमने ऊपर भी बात की है ना, कौन सा फ्यूल यूज होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। और इसके अलावा प्लूटोनियम 239 जो हमने ऊपर बात की थी, प्लूटोनियम 239 कहाँ से बना था, यूरेनियम 238 से बना था। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी के लिए आप फर्टाइल और फिजाइल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इस पे बस ध्यान रखिए, ठीक। तो फिजाइल मटेरियल का क्या रोल होता है, फिजाइल मटेरियल का रोल होता है ये प्राइमरी फ्यूल की तरह एक्ट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग से ये स्प्लिट होंगे एंड देन एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, इंडिया और चाइना जो हैं इनके पास सब्सटेंशियल अच्छे खासे अमाउंट में रिजर्व है थोरियम बेयरिंग मिनरल एंड नॉट एज मच एज ऑफ यूरेनियम। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का, ये एक चीज ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का। जैसे हमने पहले भी बात की है कि थोरियम जो है वो यूज़ नहीं होता है नेचुरल स्टेट में, वो एक तरीके से वो फिजाइल फ्यूल में कन्वर्ट होता है, देन उस यूज़ होता है वो। सो थोरियम जो है यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है ना, तो ये अपनी नेचुरल स्टेट में यूज़ नहीं होता है। सो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म, फिसाइल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है ताकि चेन रिएक्शन चल और हमें एनर्जी मिले। सो इंडिया का जो फास्ट ब्रीडर है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है दैट फोकसेस मोर ऑन यूजिंग थोरियम एज अल्टरनेटिव फ्यूल, दैट इज मद्रास जो है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये एक एग्जाम्पल है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दैट इज लाइकली टू कमेंस्ड इन दिसंबर 2021। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एटॉमिक पावर स्टेशन है मद्रास का, कलपक्कम तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक तरीके से एग्जाम्पल है। और इसमें जो है, इसमें फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, क्योंकि ये हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात की और हमने कुछ डेटा और फिज़ाइल और फर्टाइल फ्यूल के इसमें बारे में बात की। अ ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये दिसंबर 2021 से एक तरीके से ऑफिशियली सर्विस में आएगा। तो कमेंस्ड की अगर हम बात करें, कमीशन्ड की अगर हम बात करें, तो ऑफिशियली कोई चीज़ जब सर्विस में आती है या ऑफिशियली जब कोई चीज़ ऑपरेट होती है, मतलब जैसे बन गई लेकिन अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी ऑपरेशन का मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं, दैट इज़ की मशीनरी ने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी ये इसका ऑफिशियली कोई ऑपरेट नहीं कर रही है ये मशीनरी, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, ये 2021 में एग्जिस्टेंस में, मतलब अभी तो खैर 2024 है। सो 2021 में ये एक तरीके से ऑफिशियली ऑपरेट हुआ था। सो दैट इज सो इस वीडियो में हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में न्यूक्लियर एनर्जी के। इसके अलावा हमने न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड फिजाइल फ्यूल और फर्टाइल फ्यूल के बारे में बात की, कौन कौन से फ्यूल कहाँ पे मिल रहा है इसके बारे में बात की, और कौन से फर्टाइल फ्यूल से कौन सा फिजाइल फ्यूल की फॉर्मेशन होती है इसके बारे में बात की। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। एंड
थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर।